हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ क्लासेस। मेरा नाम है वैभव। आज इस वीडियो में हम सेक्शन बी कवर करने वाले हैं ISC क्लास 10 स्पेसिमेन पेपर 2024 का। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 से लेके क्वेश्चन 10 तक कवर करने वाले हैं। पर घबराइए मत, आपको पेपर में सारे नहीं अटेम्प्ट करने, इनमें से कोई भी 4 अटेम्प्ट करने। हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपके 40 मार्क्स पक्के। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है, इफ A इज अ मैट्रिक्स 4 -4 -4 and 4 find A square, if A square is equal to P into A then find the value of P। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या निकालना है, A स्क्वायर की वैल्यू। तो आप उसी मैट्रिक्स को एक बार उसी से खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको A स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पे A स्क्वायर हमारा आ रहा है 32 -32 -32 एंड 32, और बगल में आपको क्या दिया हुआ था, P इंटू A। तो आप P को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 4P इज इक्वल टू 32 इक्वेट करने पे, और P की वैल्यू 8 आ गई। ऑलराइट, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर -4x - 2 इज इक्वल टू 0, और 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए। तो यहाँ पे आप श्रीधराचार्य मेथड से अपना रूट्स को निकाल लेंगे और वो 2 रूट्स आपके आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज जो आ रही हैं वो है 4.45 एंड -0.45। ऑलराइट, चलिए अगला देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। यहाँ पे सिमिलरिटी से पूछा गया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B, यानी एंगल ABC 90 डिग्री है, और इन्होंने कहा है कि BDFE जो है वो रेक्टेंगल है, और साथ ही साथ कुछ डायमेंशंस भी गिवन है AD के, CE और BC, ये सब यहाँ पे वैल्यूज गिवन है। BC यानी कि ये हो जाएगा 12 के बराबर। तो यहाँ से BE की वैल्यू आ जाएगी 12 - 4 8 सेंटीमीटर। ऑलराइट, तो अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ADF इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEC। ADF ये वाला हो गया और FEC ये वाला, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। एंगल FEC 90 डिग्री है और एंगल ADF भी 90 डिग्री है, और इसके साथ दूसरा हम एंगल ये वाला देखें अगर CFE, जो कि इक्वल होगा एंगल FAD के। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों। तो क्योंकि आप देख रहे हैं ये एक रेक्टेंगल है, उसके ठीक ऊपर यहाँ पे जो एंगल है और ये वाला एंगल बिल्कुल इक्वल होंगे, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ से बाय एंगल एक्सियम ये दोनों सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हमने कर भी दिया है, इसको आप स्टेप्स नोट कर लीजिएगा। तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। प्रूव दैट ADF इज सिमिलर टू ABC। ADF इज सिमिलर टू ABC। तो अब की बार हमारा सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा, ये जो बाहर वाला बड़ा वाला ट्रायंगल है वो हमारा ABC सेकंड वाला ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं इक्वल। देखिए ADF में 90 डिग्री ये है और ABC में 90 डिग्री यहाँ पे आ गया है, तो दोनों इक्वल हैं, तो एक एंगल मिल गया। दूसरा एंगल क्या इक्वल हो सकता है, एंगल CAB किसके बराबर होगा, एंगल FAD के। दोनों कॉमन है, तो यहाँ से दोनों कॉमन होने की वजह से ये भी इक्वल हो गए, और एक एंगल हमें 90 डिग्री दोनों का इक्वल मिल गया, तो ये भी एंगल एक्सियम से प्रूव हो गए सिमिलर। थर्ड पार्ट है, फाइंड द लेंथ ऑफ FE। FE का लेंथ बताना है ये वाला। तो अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल देखें, पहला वाला अपना ADF और FEC, ट्रायंगल ADF इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEC। तो यहाँ से रेशियो इनके इक्वल हो जाएंगे। AD/FE किसके बराबर हो जाएगा, AF/FC के इज इक्वल टू DF/CE। तो इसमें वैल्यूज किसके किसके गिवन है, CE गिवन है, DF भी हमें पता है कितना हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी 8 हो जाएगा। तो DF और CE हमें गिवन है कितना, 8/4, ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे 4। और हमें बताना क्या है, FE की वैल्यू बतानी है। AD क्या गिवन है, AD भी गिवन है 6,
तो 6 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 8/4। यहाँ से एफ ई की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। तो यहाँ पे हमारे तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। अब बचा है ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है तो उनके दो साइड्स ले लीजिए, उसका स्क्वायर का जो रेशियो होगा वो उसी के बराबर होता है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर भी दिया ये वाला। ट्रायंगल ADF का एरिया अपॉन ट्रायंगल ABC का एरिया, इसका रेशियो हम दो साइड्स कोई भी ले सकते हैं, AD अपॉन AB, और हमें दोनों के डायमेंशंस पता है तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा 4:9। ऑलराइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा स्टैट्स से पूछा गया है, स्टैटिस्टिक्स से, और यहाँ पे हमें मीन बताना है मंथली इनकम ऑफ एम्प्लॉयज, मीन मंथली इनकम ऑफ एम्प्लॉयज बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा। यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे सबसे पहले और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो स्टेप डेविएशन में होता क्या है, सबसे पहले हम मिड वैल्यू निकाल लेते हैं अपने रेंज से। यहाँ पे 0 से 4 के बीच में मिड वैल्यू क्या आएगी, 0 + 4/2 यानी 2। और इसी तरह दूसरा देखें, 4 + 8/2 क्या हो जाएगा, 6 के बराबर। ऐसे करते करते हम सारी मिड वैल्यूज निकाल लेंगे। और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 100 है। तो हमने इसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड में क्या इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, अज्यूम्ड मीन निकालना। तो इन्हीं मिड वैल्यू में से कोई एक नंबर आप अज्यूम्ड मीन मान सकते हैं, और फिर आप उसको रिस्पेक्टिवली x से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे अपने अज्यूम्ड मीन को। तो यहाँ पे हमारे केस में 10 है, 2 - 10 8 हो गया। इसी तरह 6 - 10 -4, ऐसे करते हुए हमने d की वैल्यूज निकालनी। इसको हम d से डिनोट करते हैं, और उसके बाद हम t निकालते हैं जो कि होता है d/i। अब i क्या होगा, यहाँ पे क्लास का जो साइज है, दोनों का इंटरवल देखिए 0 से 4, तो यहाँ पे 4 है, हर जगह गैप हमारा 4 के बराबर है। और d हमारा -8 है पहले केस में, तो -8/4 -2 हो गया, -4/4 -1। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं i की वैल्यू 4 है। लास्ट में हम f × t करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करके, और उसका समेशन निकालेंगे, और फिर डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो ये आपका मीन आ गया, मीन मंथली इनकम। तो सेकंड पार्ट हमारा इसी क्वेश्चन 5th का है। द फॉलोइंग बिल्स शोज द GST रेट एंड मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स, फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड इंक्लूडिंग GST फॉर द अबव बिल। एक बिल हमें दे रखा है, मार्क प्राइस गिवन है, रेट ऑफ GST भी बता दिया है उन्होंने, LED टीवी का और MP4 प्लेयर का। तो क्वांटिटी केवल 1 है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही क्वांटिटी है। दोनों का GST रेट निकाल के और ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल अमाउंट मिल जाएगा अपना। तो LED के लिए GST लगाने पे हमारे पास इतना प्राइस आ रहा है, और MP4 प्लेयर पे GST है 18%। तो 100 + 18/100 इंटू जो भी अमाउंट गिवन है, मार्क प्राइस है 5000, तो यहाँ से हमारे पास 5900 आ गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल अमाउंट टू बी पेड मिल गया 21260। ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। ऑलराइट। अब क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ये सर्कल से पूछा गया आपको, और x, y, z की वैल्यूज बतानी है। केवल एक एंगल गिवन है 55 डिग्री SQB, या फिर PQB भी बोल सकते हैं, ये 55 डिग्री गिवन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं, z की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा इस ट्रायंगल SQB में। एंगल S या एंगल QSB बोले 90 डिग्रीज हो जाएगा। कैसे, देखिए ये जो हमारा रेडियस है PO और पूरा डायामीटर है BP, इस पूरे डायामीटर के ठीक सामने जो भी एंगल होता है, एंगल इन अ सेमी सर्कल, वो 90 डिग्रीज होता है। तो यहाँ से लीनियर पेयर लगाया तो 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्री, तो हमें ये वाला एंगल मिल गया। अब इसी ट्रायंगल SQB में अगर एक एंगल 90 डिग्री है, दूसरा 55 है, तो तीसरा Z भी हमें पता चल जाएगा। तो Z की वैल्यू क्या आ रही देख लेते हैं। Z = 35 डिग्रीज। तो यहाँ से हमें Z की वैल्यू पता चल गई। अब जो Z की वैल्यू हमारी आई है वही सेम X की भी होगी, क्योंकि एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट की प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे। ये हमारी एक कॉर्ड है SB और ये टेंजेंट है QB या BQ टेंजेंट है। इसके साथ जो एंगल बन रहा है वो Z है, और इस कॉर्ड से सामने जो एंगल बन रहा है वो X है। तो ये हमारे एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट होते हैं, इक्वल होंगे। तो Z = X होने की वजह से X की वैल्यू भी 35 डिग्रीज आ जाएगी।
तो x आ गया, z आ गया। अब आसानी से आप y भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो बीच में एंगल बना रहा है, ये वाली कॉर्ड जो BS है, जो एंगल सेंटर पे बना रही है, वो ट्वाइस होता है किसका, एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, आपकी थ्योरम होती है। तो इस केस में 35 इंटू 2 यानी 70 डिग्रीज आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। ऑलराइट, अब उसके बाद इन्होंने क्या कह दिया है, प्रूव दैट RB इज पैरेलल टू PQ। RB कौन सी लाइन है, ये वाली, ये किसके पैरेलल है, PQ के। तो ऑब्वियस सी बात है ये होंगी दोनों पैरेलल, क्योंकि ये अगर x डिग्री जो भी एंगल है हमारा 35 डिग्रीज, वही सेम यहाँ पे भी होगा 35 डिग्रीज के बराबर, क्योंकि सेम कॉर्ड सबटेंड कर रही है एंगल। तो हर जगह जहां जहां पे भी ये जाएगा एंगल बनेगा वो 35 डिग्रीज ही होगा। BS ने जो एंगल यहाँ पे बनाया सेम वही x डिग्रीज भी होगा। तो यहाँ से दोनों एंगल सेम होने की वजह से लाइंस हमारी पैरेलल हो गई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये फिफ्थ के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है, आप यहाँ से भी देख लीजिएगा और वेबसाइट पे भी आपको पूरे डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से पूछा गया है, यानी इस बार आपका जीपी सिलेबस में है, पिछले कुछ सालों से नहीं था। तो जीपी में है 3 पॉजिटिव नंबर्स और उनके प्रोडक्ट है 3, 3, 7, 5। तो अगर हमें 3 नंबर लेट करना है जीपी में, तो हम कुछ इस तरह से लेट करते हैं, a अपॉन आर, a एंड a इंटू आर, जहाँ पे r क्या होता है हमारा कॉमन रेशियो। इस केस में डिफरेंस नहीं होगा, AP में डिफरेंस होता है, यहाँ पे रेशियो हो जाएगा। उनका प्रोडक्ट हमें गिवन है 3, 3, 7, 5। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई 3, 3, 7, 5। तो r और r कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, a क्यूब है हमारा 3, 3, 7, 5। तो a हो जाएगा 15 के बराबर। क्यूब रूट ऑफ 3, 3, 7, 5 15 होता है। The result of product of first and second number added to the product of second and third number is 750। यहाँ से एक और इक्वेशन बनेगी और फिर हमें नंबर्स अपने बताने हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है। a की वैल्यू ऑलरेडी 15 आ गई है। उसके बाद रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर 750 है। तो यहाँ से आप सिंपली a की वैल्यू 15 पुट कर देंगे तो r की वैल्यू मिल जाएगी। अब a और r पता चल गया है तो आप नंबर्स भी आसानी से तीनों बता सकते हैं। r की वैल्यू इस केस में 2 आ रही हैं, एक है 3 और एक है 1/3 और दोनों ही सही है। आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या तो 5, 15 और 45 हो सकता है या फिर 45, 15 और 5। तो क्वेश्चन 6 का सेकंड पार्ट हमारा ग्राफ से आया है। आपको एक ग्राफ ड्रॉ करना है। टेबल गिवन बिलो शोज द एजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। Use graph sheet for this question. Take 2 centimeter is equal to 10 years along one axis and 2 centimeter is equal to 10 members along other axis. Draw a histogram representing the above distribution. तो यहाँ पे आपको हिस्टोग्राम बनाना है। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। तो इसको देखिए कुछ इस तरह से करेंगे हम। यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स हमने y एक्सिस पे ले लिया और बाकी दूसरा क्या था, एजेस। एजेस इन ईयर्स हम x एक्सिस पे ले लेंगे। और इसी के साथ इन्होंने मॉडल क्लास या मॉडल एज भी पूछी है, कितनी होगी मेंबर्स की। मॉडल का मतलब जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी हमारे ग्राफ में, वो वाला हम क्लास लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 55 to 65 वाले की है, तो यही हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यही हमारा इसका आंसर भी है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट देखते हैं। अ टेंट इज इन अ शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। If the height and radius of cylindrical part are 7 meters each and the total height of the tent is 14 meter, find the quantity of air contained inside the tent. Quantity of air इस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो वॉल्यूम जानना चाह रहे हैं अंदर का। और दूसरा पार्ट है रेडियस ऑफ स्फीयर whose volume is equal to quantity of air inside the tent. चलिए पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बन के आ रहा है। एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक कोन को सरमाउंट किया हुआ है और ये एक पूरा टेंट बन गया है। पूरे टेंट की टोटल हाइट 14 है, केवल सिलेंड्रिकल पार्ट की 7 है और रेडियस हमारा कोन का 7 है। जो कोन का रेडियस होगा वही सिलेंडर का भी रेडियस होगा। तो सबसे पहले पार्ट में उन्होंने वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट पूछा था, तो हम दोनों के वॉल्यूम्स को ऐड कर देंगे। सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या है, सिलेंडर आपको पता ही है वॉल्यूम क्या होता है, πr² h, और कोन का वॉल्यूम 1/3 πr² h।
तो इसी का सेकंड पार्ट हमारा रेडियस ऑफ स्फीयर हुज वॉल्यूम इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ एयर इनसाइड द टेंट। अभी अभी हमने क्वांटिटी ऑफ एयर निकाली है, वॉल्यूम ऑफ एयर, उसी के बराबर एक स्फीयर का वॉल्यूम है ऐसा इन्होंने कहा है, और हमें रेडियस बताना है स्फीयर का। तो सिंपली पिछला जो आंसर आया है उसको हम इक्वेट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के फॉर्मूले से, जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ऐसा करने से हमें अपना रेडियस मिल जाएगा जो कि है 7 मीटर्स। तो यहाँ पे आपने देखा, आपने यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट में इसको बिना सॉल्व किए ही वैल्यू पुट करिए ताकि कैंसिलेशन में आसानी हो। आप चाहे तो ये वैल्यू भी रख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा बेटर है, आप आसानी से कैंसिल कर पाएंगे। और रेडियस आ गया हमारा 7 मीटर्स। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 2,3 and B -3,2 is intercepted by the x-axis at the point M and y-axis at point N. PQ is perpendicular to AB produced and R and meets the y-axis at a distance 6 unit from the origin, as shown in the diagram at S. Find the coordinates of M and N. सबसे पहले फिगर देख लेते हैं क्या है, ऐसे तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये हमारा फिगर है, हमें M और N के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं फर्स्ट पार्ट में। देखने से ही पता चल रहा है M का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। यहाँ पे x एक्सिस -1 और y एक्सिस पे 0 है, तो -1,0 हो गया M का कोऑर्डिनेट। इसी तरह N का क्या हो जाएगा 0,-1, ये y एक्सिस है क्योंकि। सेकेंड है कोऑर्डिनेट्स ऑफ S। पॉइंट S कहाँ पे है, ये रहा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,6। स्लोप ऑफ AB, A का कोऑर्डिनेट गिवन है, B का भी गिवन है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ से हमें स्लोप पता चल जाएगा अपनी लाइन का, जो कि आ रहा है -1 के बराबर। तो थर्ड पार्ट का आंसर -1 है। अब इन्होंने फोर्थ पार्ट में क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। तो आप देख रहे हैं ये लाइन जो PQ है वो AB के परपेंडिकुलर है, यानी स्लोप क्या हो जाएगा PQ का, जो भी AB का स्लोप है, AB का स्लोप इनटू PQ का स्लोप, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा यहाँ से -1 अपॉन स्लोप ऑफ AB। AB का स्लोप अभी अभी हमने निकाला है, -1 आया है, तो यहाँ से -1 अपॉन -1 1 के बराबर, यानी PQ जो लाइन है उसका स्लोप क्या हो गया 1। अब आसानी से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है y - y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x - x1, जहाँ पे m हमारा स्लोप होता है 1 के बराबर है इस केस में, और y1 और x1 आपके दो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट का। तो लाइन PQ पे हम चाहे तो P का कोऑर्डिनेट भी ले सकते हैं और चाहे तो Q का भी। तो इसमें हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, स्लोप तो हमने निकाल ही लिया है 1 आ गया, और पॉइंट हमने ले लिया है 0,6। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ लाइन PQ क्या हो जाएगी y - y1, ये y1 है हमारा और ये x1 है, स्लोप 1 हो गया है। तो x - y इज इक्वल टू 6 या फिर y - 6 इज इक्वल टू x, दोनों ही आंसर सही है। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन PQ आ जाएगी। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी अभी बचा है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से पूछा गया है। तो आपको बताना है यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स A एंड B, एंगल गिवन है सारे, आपको यहाँ पे डिस्टेंस बताना है A और B के बीच का डिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ पे देखें tan ऑफ इन ट्राइंगल ACD, अगर इसको D मान ले रहे हैं, तो ट्रायंगल ACD में tan ऑफ 54 डिग्रीज क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे क्या है 100, और बेस क्या है हमारा AD। तो यहाँ से AD की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 अपॉन tan 54 डिग्रीज। इसी तरह इन ट्रायंगल BCD tan ऑफ 42 डिग्रीज क्या हो जाएगा 100 अपॉन BD। तो यहाँ से BD की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब आपको सिंपली क्या करना है, AD प्लस BD किसके बराबर हो जाएगा AB के बराबर।
तो सिंपली आपको वैल्यूज निकालनी है tan 54 डिग्रीज की और tan 42 डिग्रीज की, लेकिन आप यहाँ पे मैथमेटिकल टेबल का यूज कर सकते हैं जो कि आपको पेपर में दी भी जाती है। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 184.1 मीटर डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अब इसी में इन्होंने सेकंड पार्ट में पूछ लिया नियरेस्ट होल नंबर में हमें आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा 184.1 है तो उसका नियरेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा 184 मीटर्स। क्वेश्चन 8 का फर्स्ट पार्ट है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड राइट द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन नंबर लाइन। तो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, पहले तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जिन दोनों नंबर्स के बीच में ये वाला सिंबल है इसको पहले सॉल्व करेंगे और फिर ये दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है, एक बार आप देख लीजिए इसको। x की वैल्यू एक जगह से आ रही लेस देन इक्वल टू 1 और एक जगह से ग्रेटर देन -1.25। तो इसको सोल्यूशन सेट पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो क्या हो जाएगा -1.25 का यहाँ पे लाई करेगा से लेके हमें 1 तक बनाना है। अच्छा यहाँ पे इंटरवल देखिए, यहाँ पे ओपन इंटरवल है क्योंकि इक्वलिटी का साइन नहीं लगा हुआ है और इस जगह पे लगा हुआ है। तो जहाँ पे इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है वहाँ पे हम डार्क सर्कल बना देंगे और जिस जगह नहीं लगा है वहाँ पे केवल एक आउटलाइन बना देंगे सर्कल की। और क्योंकि पूरा रियल नंबर्स का है तो पूरी लाइन ये सीधी रहेगी स्ट्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट हमारा फिर से क्वाड्रिलेटरल्स और सर्कल से रिलेटेड आ गया है। यहाँ पे भी एंगल 2 गिवन है और 3 एंगल्स हमें बताने हैं। तो इस फिगर को अगर ध्यान से एनालाइज करें, यहाँ पे दो साइड्स इक्वल है, इसका मतलब एंगल अपोजिट टू देम विल आल्सो बी इक्वल, तो ये हो जाएगा 43 डिग्रीज। अब दो एंगल्स आपको पता चल गए, अब लेकिन इन्होंने पूछा क्या है एंगल ADC, एंगल ADC ये टोटल पूछा है इन्होंने, तो सिंपली 62 प्लस 43 डिग्रीज यानी कि 105 डिग्रीज हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड है एंगल ABD, एंगल ABD ये वाला एंगल इन्होंने पूछा है क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट साइड का सम हमारा 180 होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो अगर इसको x मान ले थोड़ी देर के लिए तो 43 डिग्रीज प्लस x प्लस इधर का पूरा टोटल क्या आ गया 105 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180 डिग्री माइनस 43 प्लस 105 हो जाएगा हमारा 148 डिग्रीज यानी 32 डिग्री हमारा ये x की वैल्यू आ जाएगी यानी एंगल ABD। तो ये भी हमारा आ गया x की वैल्यू 32 डिग्रीज के बराबर। अब हमारा थर्ड पार्ट है एंगल FAD, FAD ये वाला होगा। FAD जो एंगल होगा वो एंगल x के बराबर ही होगा एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी से, एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट वाले थ्योरम से। तो यहाँ पे हमारे जो ये वैल्यू होगी वो भी 32 डिग्रीज हो जाएगी। ऑलराइट, तो अगला क्वेश्चन हमारा इसी का क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है। ABC वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के और उनके कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है और पॉइंट D इज on BC such that BD is to DC का रेशियो गिवन है 2:1 के बराबर एंड M6,0 is the midpoint of AD। हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं D के और A के और उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू M एंड पैरेलल टू लाइन BC। तो यहाँ पे भी हमने डायग्राम इसका बना लिया है, इसके फिगर बना लिया है, देखते हैं इसको कैसे करना है। तो ये रहा हमारा फिगर ABC और उनके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं। D ऐसा एक पॉइंट है BC पे जिसका रेशियो 2:1 है। तो हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ D बताने हैं। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा सेक्शन फॉर्मूला, x और y की वैल्यूज आ जाएंगी हमारी सेक्शन फॉर्मूला लगाते ही। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ D आ रहा है हमारा 4,3। अब आगे इन्होंने बोला है M जो है वो मिड पॉइंट है AD का, तो यहाँ पे लाई करेगा कहीं बीच में एकदम। अगर ये पॉइंट हमें पता है और x, y भी अभी अभी हमने निकाल लिया है तो आसानी से हम a, b भी निकाल सकते हैं क्योंकि जो 6 होगा ये वाला कोऑर्डिनेट वो किसके बराबर होगा a प्लस एक्स अपॉन 2 के। x की वैल्यू ऑलरेडी क्या आ चुकी है हमारी 4 के बराबर और y है -3। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 4 भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 हो गया ये। और जो 0 है वो किसके बराबर होगा y कोऑर्डिनेट्स का सम दोनों का और अपॉन 2।
तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है -3 और ऊपर है b, तो b प्लस ऑफ -3/2। तो यहाँ से हमें a और b के कोऑर्डिनेट्स भी a, b भी मिल जाएगा, जो कि कोऑर्डिनेट किसका है, a का, पॉइंट a का। तो दो पार्ट हमारे यहाँ पे सॉल्व हो गए। अगला है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू m एंड पैरेलल टू लाइन BC। ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन हमें बतानी, ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी जो m से पास कर रही है और BC से पैरेलल, पासिंग थ्रू m एंड पैरेलल टू BC। अच्छा, BC का जो भी स्लोप होगा वो इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा। सपोज ये लाइन हमारी PQ है, तो स्लोप ऑफ BC सबसे पहले निकालेंगे, वही हो जाएगा PQ का स्लोप। स्लोप पता चल गया, एक पॉइंट हमें पता चल गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा स्लोप आया है लाइन BC का वो है -3/4, जो कि PQ के स्लोप के बराबर हो जाएगा। और इक्वेशन ऑफ लाइन हमें बतानी, तो एक पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए, जो कि वो पॉइंट M हो जाएगा, क्योंकि M से पास कर रहा है। तो ये x1 और y1 सर्व करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आसानी से हम निकाल सकते हैं, जो कि आ रही 3x + 4y = 18। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट काफी सिंपल है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है, यानी प्रोपोर्शन का ये टॉपिक है आपका। तो इसको अप्लाई करेंगे तो सबसे ऊपर न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा x + 1 का होल क्यूब और डिनोमिनेटर में x - 1 का होल क्यूब। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यही कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट इन्होंने पूछा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम से। तो यहाँ पे है द टोटल एक्सपेंस ऑफ अ ट्रिप ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल इज 18,000 रुपीज। If 3 more people join them, then the share of each reduces by 3,000. Taking x to be the original number of people, form a quadratic equation in x and solve it to find the value of x. तो सबसे पहले हम यहाँ पे share of each person निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा। टोटल हमारे पास पैसे खर्च करने के लिए 18,000 रुपए है, और अगर x लोग हैं तो पर पर्सन कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 18,000 अपॉन x। अच्छा, अगर 3 और अगर यहाँ पे ज्वाइन हो जाते हैं तो शेयर ऑफ ईच पर्सन क्या हो जाएगा, 18,000 अपॉन x + 3, क्योंकि x ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल है, उसमें 3 और ऐड हो गए। तो कुछ दिया इन्होंने, अगर ऐसा होता है तो 3,000 रुपए कम हो जाएंगे शेयर ऑफ ईच चाइल्ड के। तो हम ऐसी कुछ इक्वेशन बना लेंगे, 18,000 अपॉन x माइनस 18,000 अपॉन x + 3 = 3,000। तो यहाँ से आप आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, और x की वैल्यू हमारी जो नेगेटिव आएगी उसको हटा दीजिए, तो x = 3, यानी ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल हमारे 3 हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट, और ये कंस्ट्रक्शन से आया है। यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट एंगल ABC 60 डिग्रीज, AB = 6 सेंटीमीटर एंड BC 5 सेंटीमीटर। तो एंगल ABC गिवन है 60 डिग्रीज, तो आप यहाँ पे कंपास की हेल्प से इसको 60 डिग्री मेजर कर लेंगे। ये लाइन हमारी BC रहेगी 5 सेंटीमीटर और AB गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे एक आर्क बना लीजिएगा कंपास से 6 सेंटीमीटर पर, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल ABC कंस्ट्रक्ट हो गया। आगे इसमें फर्स्ट पार्ट है कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC। अगर ये A है, ये B और ये C, तो हमें बताना है लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ AB एंड BC। तो वो क्या होगा, हमारा एंगुलर बाइसेक्टर होगा एंगल B का। तो ये वाली जो लाइन होगी, यानी 30 डिग्री आप एंगल बनाएंगे, ये जो लाइन हो जाएगी हमारी वही रहेगी हमारी एंगल ABC का एंगुलर बाइसेक्टर, जिसको कि हम बोलेंगे लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम AB एंड BC। तो इसी में हमारा सेकंड पार्ट है कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो ये हमारा पॉइंट A है और ये B है, और हमें बताना लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट जो A और B दोनों से इक्विडिस्टेंट हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। लाइन AB का जो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो हमारा इसका लोकस हो जाएगा। आगे इसी में थर्ड पार्ट है मार्क द पॉइंट विच सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशन A एंड B। तो जहाँ पे लाइन ये वाली एंगुलर बाइसेक्टर वाली और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट कर रही है, उसको हमें P मार्क करना है। Hence construct a circle with center P and passing through A and B। फिर हमें यहाँ पे एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें हम रेडियस क्या लेंगे, PB ले सकते हैं। तो जब भी हम ये सर्कल बनाएंगे तो पूरे तीनों वर्टिसेस को ये टच करता हुआ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम बन जाएगा, ऑलरेडी हमने यहाँ पे बना दिया है। तो ये हमारा फिगर रहेगा आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग अ सर्कल। ये हमारा AB पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये वाली लाइन,
और ये रेड वाली लाइन एंगुलर बाइसेक्टर है, जहाँ पे दोनों मीट कर रही है वो पॉइंट P है, और उसके बाद हमें PB को रेडियस मान के फिर पूरा सर्कल एक कंस्ट्रक्ट करना है। तो अगर आपने बिल्कुल सही कंस्ट्रक्शन किया है तो हर एक पॉइंट पे तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ सर्कल जाएगा। तो अब हमारा सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन 10, यूजिंग रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज कंप्लीटली द गिवन पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फैक्टर आपको निकालना रहता है और उसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे। तो पहला फैक्टर निकालने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए इसको अच्छे से करना पड़ेगा प्रैक्टिस। तो x इज इक्वल टू 1 पे हमें 0 नहीं मिल रहा है, -1 पे भी नहीं मिल रहा है, 2 पे हमें मिल रहा है, यानी x इज इक्वल टू 2 पे 0 मिल रहा है, दैट इज x माइनस 2 हमारा पहला फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर। पर अभी बात यहाँ पे नहीं खत्म होती, अब इसी फैक्टर से हम अपनी इक्वेशन को, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, तब जो क्वेश्चन में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जो कि आ रही है हमारी 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इसको हम क्या करेंगे, फर्दर फैक्टराइज करेंगे। तो एक फैक्टर हमारा x माइनस 2 है और दूसरा इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से हमारे पास 3 फैक्टर्स आ जाएंगे, x माइनस 3, 2x प्लस 1 और x माइनस 2। क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो जाहिर सी बात है 3 फैक्टर्स आएंगे ही आएंगे आपके, ठीक है। अगला देखते हैं। तो अगला हमारा सेकंड पार्ट है इसी का, ईच लेटर ऑफ द वर्ड हाउस वार्मिंग इज रिटन ऑन कार्ड्स एंड पुट इन द बैग। एक एक लेटर एक एक कार्ड पे लिखा गया और बैग में डाल दिया गया। इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग आफ्टर शफलिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द लेटर द कार्ड इज अ वॉवेल। सबसे पहला पार्ट, तो यहाँ पे कितने वॉवेल्स हैं हमारे पास, सबसे पहले तो टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल यहाँ पे 12 लेटर्स हैं। वॉवेल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो वॉवेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5 अपॉन टोटल 12 है। तो हमारा सेकंड पार्ट है इसी में, वन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड स्विंग। इसमें कितने लेटर्स हमारे पास टोटल, 1 2 3 4 5 6, कोई भी रेपिटेशन नहीं है, टोटल 6 लेटर्स हैं। इन 6 लेटर्स की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल हमारे पास 12 है, तो 6/12 यानी 1/2। थर्ड पार्ट हमारा, नॉट अ लेटर फ्रॉम द वर्ड वियर। ये वियर में से कोई भी लेटर नहीं आना चाहिए। तो ये कितने हैं टोटल हमारे पास, 4 है, 4 अपॉन 12 नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, 1 माइनस 4/12 या फिर 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। तो सिंपली आप इसकी प्रोबेबिलिटी को रिमूव कर दीजिए टोटल में से, तो आपको मिल जाएगा ऐसे प्रोबेबिलिटी जिसमें ये लेटर्स नहीं आने वाले, दैट इज 2/3। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा 5/12 है, दूसरा है 1/2 और तीसरा 2/3। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन आपका रिफ्लेक्शन से पूछा गया है। यूज द ग्राफ शीट फॉर दिस क्वेश्चन, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। प्लॉट करना है ए बी सी और उसके बाद रिफ्लेक्ट करना है उनको वाई एक्सिस पे और नाम दे देना है ए डैश बी डैश और सी डैश। सबसे पहले इतना देखते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी पहले प्लॉट कर लिया और उनका रिफ्लेक्शन ए डैश बी डैश और सी डैश वाई एक्सिस पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस के चेंज हो जाएंगे, वाई के एज इट इज रहने वाले। उसके बाद इसी में थर्ड पार्ट है इनका, रिफ्लेक्ट ए बी सी ए डैश बी डैश एंड सी डैश अबाउट एक्स एक्सिस। तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए बी सी आया और सेकंड में ए डैश बी डैश और सी डैश, दोनों को एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करना है, यानी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी ये वैल्यूज आने वाली हैं और उनको नाम भी दे देना है, नेम देम एज ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश एंड सी डबल डैश। और इस वाले को अगर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे तो नाम देंगे ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश एंड सी ट्रिपल डैश। तो एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं यानी एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट सेम रहने वाले हैं, केवल वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा क्योंकि ये इधर सारे पॉजिटिव रहते हैं और दिस साइड ऑल आर नेगेटिव। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे। अब इनको लास्ट पार्ट में इन्होंने कहा है ज्वाइन भी करना है। ज्वाइन करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा फिगर बन रहा है, इसका नाम नहीं पूछा है इन्होंने, केवल फिगर बनाना है। तो यही हमारा इसका लास्ट पार्ट है। तो सेक्शन भी कवर होते ही इसी के साथ हमारा स्पेसिमेन पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको IQ क्लासेस की वेबसाइट पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। Until next time, keep practicing maths because practice makes maths perfect.